ये फूल झड़ाएंगे। समझ गए ना? तो हमें फूल झड़ने वाले, फूल का कलर चेंज होने वाले और कम फूल वाले पौधे नहीं रखने हैं। बाकी जिनमें ज्यादा फूल है उन पौधों को रखना है। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट आए तो हमारे पास 60 बचे। अब आ जाते हैं हम 5वें नंबर पर, तो फल के समय पर चयन करना। अब फल के समय पर चयन कैसे होगा कि आपको ये देखना है कि मान के चलो कोई पौधे में फूल तो बहुत आ गए थे, लेकिन वो सारे फूल सारे फल में नहीं बदल पाए। ऐसा होता है कि वो फूल तो आ गया, जैसे मिलिट्री में होता है ना, भर्ती होती है तो दौड़ में तो निकल गया लेकिन हाइट में रह गया। हाइट में निकल गया तो सीना नहीं फुला पाया। सही है कि नहीं? या फिर मान के चलो छलांग में, कूद में या कछू में भी तो रह गया। तो ऐसा जब इस सभी पैरामीटर पे आप खरे उतरोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही हमने बीज का सिलेक्शन ये सारे पैरामीटर पर उतारना है। जरूरी नहीं है जिसका जर्मिनेशन अच्छा आया उसमें पत्तियां भी आएंगी, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिनमें पत्तियां आई तो उनमें डालियां भी अच्छी आएंगी। हो सकता है कि डालियां अच्छी नहीं आई लेकिन फूल भी अच्छे ना आए, हो सकता है। और हो सकता है कि फूल अच्छे आए हों पर फल सारे ना बदल पाए हों। तो अगर जिसमें फल आखिरी स्टेज, जिनमें फल ज्यादा आए, फल का साइज अच्छा आया, रंग रूप गंध टेस्ट सब बढ़िया आया, फल की संख्या ज्यादा आई, फल की साइज बढ़िया आई, उन पौधों को रखना। बाकी के फिर आप अलग कर देना। तो आपने टोटल मिला के 50 हटा दिए और 50 को रख लिया। अब जब ये 50 बचे आपके पास तो इन 50 को पेड़ पे ही इनका बीज सूखने दीजिए। जब ये बीज पूरा पेड़ पे सूख जाएगा तब आप इनको निकाल के खेत से बाहर, माने कि उनका घनाई करिए। घनाई करने के बाद भी अगला स्टेज आपको क्या करना है? ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग करना माने कि अब जैसे मान के चलो एक अरहर का पौधा था, उसमें बहुत फलियां लगी थी, पौधा सारे पैरामीटर पर सिलेक्ट होके आया, लेकिन एक फली के अंदर एक छोटा दाना रह गया। अब वो हमें बाहर से दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? ग्रेडिंग करके वो सारे दाने जो छोटे हैं, कटीले हैं या टूटे हैं या कुछ इस तरह के दाने हैं, वो ग्रेडिंग करके हमारे फिल्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है 7वें नंबर पर इनको स्टोर करना, इनको रखना। ठीक है, क्योंकि जब आप बीज बनाओगे तो बीज बनाने के बाद तुरंत थोड़ी लगाओगे, वो अब अगली फसल के लिए लगेगा जब अगला सीजन आएगा उसका। ठीक है, तो हमें क्या करना? उनको स्टोर करना। स्टोर करने के लिए हमें बीज को पूरी तरह से धूप में सुखाना चाहिए पहले 3 दिन तक। जब वो बीज पूरी तरह से सूख जाए तो आप क्या करिए? नीम का पत्ता लीजिए, गीला वाला, और गीले नीम के पत्ते को 10 मिनट धूप दिखाइए ताकि वो हल्का सा मुरझा जाए। और फिर उसमें एक चूने का पत्थर लीजिए 100 ग्राम का, तो 250 ग्राम गीला नीम का पत्ता और 100 ग्राम चूना, ये दोनों को साथ में, पहले चूने को अलग एक कपड़े में बांध के पोटली बना लेना और इस पोटली को नीम की पोटली के साथ में कंबाइंड करके फिर एक पोटली बना देना। ये दोनों का पोटली बना के फिर आप जो भी अनाज जिस भी ड्रम में रख रहे हैं वो ड्रम सूखा होना चाहिए और ड्रम के नीचे वो पोटली एक डाल दो, फिर सूखा हुआ अनाज भर दो, फिर बीच में एक पोटली डाल दो, फिर ऊपर से एक पोटली डाल दो और फिर उसको प्लास्टिक से कवर करके और अच्छा एयर टाइट ढक्कन बंद कर दो। 3 साल तक कीड़े नहीं होंगे, ये गारंटी। बहुत ही सरल और सहज उपाय है और इस उपाय से हम हजारों कुंटल अनाज सुरक्षित रखते हैं। हमारे पास गेहूं की 36 किस्में हैं देसी। कितनी? 36। और एक एक किस्म का बीज लगता है हमको 100 कुंटल। तो अब 36 किस्मों का कितना होगा आप सोच लीजिए। इतना बीज रखते हैं हम स्टोरेज, और एक में भी हमारा टाका नहीं लगता, गुण नहीं लगता। पहले हमने बहुत बीज लाखों रुपए का बना दिया। कहते हैं ना, जब बहुत आदमी धोखा खा लेता है ना तो चप्पल खा लेता, फिर अक्कल आती है। तो ऐसे ही करके इतने सालों में अक्कल आई है और ये फार्मूला हमने खुद से बनाया, किधर से भी तो पढ़ा नहीं है, किधर से भी तो सुना नहीं है। ये हमारा अपना खुद का फार्मूला है। सिंपल नीम की पत्ती को 10 मिनट धूप दिखानी है, सुखानी नहीं है। लोग क्या करते हैं, सूखी नीम की पत्ती डाल देते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नीम की पत्ती सूख गई, माने वो डेड हो गई। अब डेड हो गई वो क्या करेगी? नहीं, आप बात समझे, डेड बॉडी है वो सूखी नीम की पत्ती। तो गीली नीम की पत्ती में क्या होता है? नमी होती है, और जब वो अनाज के अंदर जाती है तो वो नमी जब सूखता है नीम का पत्ता अंदर जाके, तो वो क्या करता है? गैस बनाता है। और वो गैस जब पूरे अनाज में फैलती है तो कोई कीड़ा पैदा नहीं हो पाता।
अब आप कहोगे साहब वो नीम की पत्ती में जो मॉइस्चर है उससे नहीं कीड़े आएंगे, तो उसके लिए हमने चूना डाल रखा। तो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो चूना सोख लेगा, और जब चूना मॉइस्चर सोखेगा तो चूना भी गैस निकालेगा, ठीक है कि नहीं, और वो भी गर्म गैस निकालेगा, क्योंकि चूने में एक बूंद पानी डालो आप देखो फिर कैसे गैस निकलती है, गर्म, दोनों साथ में रखना है। तो इससे क्या होता है, ये दोनों लोग मिलके कोई कीड़ा पैदा नहीं होने देते। तो घर में चाहे आप अनाज रख लो और चाहे तो आप कोई भी बीज रख लो, इस तरीके से आप 3-4 साल तक सुरक्षित बीज रख सकते हैं, कोई में टाका नहीं लगेगा और कोई भी आपको घुन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल और सरल उपाय हैं। अभी चर्चाएं देखिए बहुत सारी हैं और बहुत सारा नॉलेज है, जितनी चर्चा करेंगे उतना हम लोग जो है ना चलते चलेंगे आगे। तो समय की बाध्यता है और हर चीज़ की अपनी मर्यादा होती है। तो आप सब ने 3 दिन बहुत गंभीरता से हमारी बातों को सुना समझा, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर के कामकाज को सेटल करके इधर उधर करके आप वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हम सब लोगों के बीच में आपने अपना वक्त और समय साझा किया। आप सबका हृदय से बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो है ना अच्छा तरक्की करें, आपका खेत विषमुक्त हो, आपकी थाली विषमुक्त हो, आपका दिमाग भी विषमुक्त हो और आपके आने वाले जो बच्चे हो उनको अच्छा अन्न मिले और उनको अच्छी राय मिले। आप भले पैसा छोड़ के ना जाओ, लेकिन अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, अच्छा वातावरण छोड़ के जाओगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ा पैसा है, वो ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप पैसा छोड़ के जाओगे, बाको कैंसर हो गया, सारा पैसा वो उठा के अस्पताल दे देगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे पैसे छोड़ने का और ऐसे पैसे बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। हम सात्विक तरीके से पैसे बनाएं, जितना हमारे जीवन में उपयोगी है उतना पैसा बनाएं और हम एक समृद्धि के रास्ते पर, एक मानवता के रास्ते पर आगे बढ़े। यही इस पूरे सत्र का निचोड़ था, यही इस सत्र की अपेक्षा थी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम लोग एक अलग अलग मोड़ पर आगे मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये माने हमारा मिलना और बिछड़ना एक ही साथ में है, ये एक बार मिलना है। अभी एक परिचय हो गया, फिर आप लोग काम करोगे तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अब हम खुद आएंगे। पर इसकी शर्त यही है, आप जहाँ काम करोगे, कहते हैं ना मधुमक्खी कहाँ जाती है, जहाँ पे शहद होती है, तो हम भी वहां पहुंचते हैं जहां पर लोग काम करते हैं। बस यही अंतिम सत्य है। तो मैं भाई साहब चंद्रेश जी को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि यही वो एक ऐसे ब्रज है, यही वो ऐसे एक माध्यम है, यही वो एक ऐसी आत्मा है जिन्होंने हम सबको एक सूत्र में बांध के आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, हमें बुलाया। आप सोचिए हम कहाँ मध्य प्रदेश में हजारों किलोमीटर दूर कहाँ हमारा गांव है, किधर पे उन्होंने हमको पकड़ लिया और पकड़ के उनको लगा कि यहाँ के खेडूत के लिए ये आदमी या ये कुछ बता सकता है, कुछ समझा सकता है। तो उन्होंने जो है ना इतना प्रयास किया, वो निरंतर जो है ना इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अखंड मेहनत और पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी आयु दे और हमेशा उनको स्वस्थ रखे और इसी तरह से वो जो है ना प्रयास करते रहें, ताकि हमारा भारत विषमुक्त हो सके और हमारी भूमि पे जहर मुक्त अन्न उग सके और वो अन्न हम खा के एक खुशहाल और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। मैं भाई साहब मैं साहू जी भाई को भी मैं हृदय से मैं बहुत हृदय से उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त के साथ साथ अपना स्थान और अपना जो भी ये संस्थान परिसर जो भी कह सकते हैं उसकी छत्र छाया में हम सबको 3 दिन तक रखा, कोई असुविधा नहीं होने दी, किसी तरह का कोई कमी नहीं रहने दी और उनकी तरफ से जितना प्रयास बना वो हमको जब भी मिलते थे, भाई साहब कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये बहुत बड़ा गुण है। कोई आदमी थोड़ा भी कर देता है ना तो उसको रौब आ जाता है कि देखो मैंने ये व्यवस्था तुम्हारे लिए किया, लेकिन कोई व्यवस्था करके उसके बाद बोले कि कोई कमी रह गई हो तो बताइए, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। और इस गुण के लिए मैं उनके लिए और उनके बड़े भाई के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार और तालियां चाहता हूँ। बना रहे और परमात्मा जो है ना इसी नेक काम में उनको लगा के रखे, ताकि बहुत सारी संसार की आत्माओं का भला हो सके, लाभ मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।